ओके तो हम पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सेकंड पार्ट ये आपका स्टार्ट हो रहा है। देखो पहले पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस तरह स्टडी करना होता है, और एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम कवर कर चुके थे। अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और बताने वाला हूं। पहली आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब डाउन होना, ठीक है, डिक्रीज होना। तो यहां से सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ते क्या है। हमारे पास सोलवेंट की कोई एक प्रॉपर्टी होगी, जैसे इस केस में सोलवेंट की प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट, इस केस में क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। और जब उस सोलवेंट के अंदर कुछ सोल्यूट ऐड कर दिया जाएगा तो क्या चेंज आएगा, इस चीज को स्टडी करना है। तो क्या चेंज आ रहा है, जब भी किसी सोलवेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जब किसी सोलवेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं कि हमारे पास टेम्परेचर किससे डिनोट किया जाता है, टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, और बॉइलिंग पॉइंट है तो इसको मैं लिख देता हूं बॉइलिंग टेम्परेचर यानी टीबी, ठीक है। यहां पे अगर मेरे को फ्रीजिंग पॉइंट दिखाना होगा इसको मैं शो करूंगा टीएफ से, एफ स्मॉल लिख रहा हूं नीचे, ठीक है। पहली चीज तो ये। अगर प्योर सोलवेंट की बात हो रही है, प्योर सोलवेंट अगर होगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए हम ऊपर नोट लगाते थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी नोट बी और यहाँ पे लिखेंगे टी नोट एफ। तो इसका मतलब अगर मैं टी नोट बी लिख रहा हूं तो ये क्या है, ये है बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, ऑफ प्योर सोलवेंट। सोलवेंट का क्या है भाई, ये प्योर स्टेट के अंदर बॉइलिंग पॉइंट है, क्लियर है। दूसरा टी नोट एफ लिखा हुआ है, ये क्या होगा, ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट। क्लियर है दो चीजें। इसके बाद अब मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहली चीज तो आपको यही समझ लेनी है कि जब भी आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछे जाए, जैसे एनडीए के अंदर आप एक्स या वाई ग्रुप के एयरफोर्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर ही पूछा जाता है कि अगर भाई हमारे पास स्टार्टिंग में 1 लीटर पानी दिया हुआ था, उसका बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद उसके अंदर 5 चम्मच चीनी मिला दी गई, अब बताओ उसका बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा फॉलोइंग में से कौन सा रहेगा। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 100 के साथ साथ दे रखे हैं ऑप्शन, आपको दे दिए 95 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 102 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। बताओ इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। तो सिंपल रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगर आपको इस प्रॉपर्टी का नाम भी याद है तो भी आप बता सकते हो कि जब भी किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड किया जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बताओ कौन सा वाला बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है 100 से, यही तो है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट्स की बात हो रही होती तो अगर मैं पूछता हूं कि भाई आपके पास जैसे आप पानी की बर्फ जमाते हो तो उसमें क्या होता है, वो कितने डिग्री में जम जाती है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो रहता है वो आइस के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है। अगर आप दूध की बर्फ जमाते हो, आइसक्रीम वगैरह बनाना चाहते हो घर पे, तो उसके लिए क्या उतने टेम्परेचर में जम जाएगा या उससे ज्यादा टेम्परेचर, उससे भी कम टेम्परेचर चाहिएगा आपको, तो उससे भी कम टेम्परेचर चाहिएगा। देखो फ्रीज के अंदर आप हर बार टेम्परेचर कम ज्यादा तो नहीं करते हैं, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि आप टाइम ज्यादा देते हो उसको, ज्यादा टाइम तक उसको आप ठंडा होने देते हैं, सो दैट क्या हो जाए, उसका टेम्परेचर और कम होता चला जाए। तो इसलिए वहां पर क्या होता है, ज्यादा टाइम लगता है। क्लियर है। तो पहले तो इस तरह के रीजनिंग वाले क्वेश्चन आपको पता हो जाने चाहिए। दूसरी चीज मैंने बोला है कि सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो रहती है वो कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। सबके अंदर क्या है, वेपर प्रेशर रिलेटेड है। तो इन दोनों में वेपर प्रेशर कहाँ है, पहले तो आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ लेनी है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है। अगर मैं बोलता हूँ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो आप एक टेम्परेचर बताओगे 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। तो बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सराउंडिंग के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, वो क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अच्छा अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई पानी जो है वो अभी जैसे मैं यहाँ पे पानी उबालना स्टार्ट करता हूं तो कितने डिग्री उबलेगा, वो उबलेगा 100 डिग्री के ऊपर, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं उसी पानी को, उतने ही पानी को उसी वेसल के अंदर रख के एक पहाड़ की चोटी पे ले जाता हूँ, मान लेते हैं उसको माउंट एवरेस्ट पे ले जाता हूँ मैं, और फिर वहां पे उसको बॉइल करना स्टार्ट करता हूँ, वो जल्दी उबल जाएगा या फिर लेट उबलेगा, सोचो इस बारे में। तो मैं यहां पे बना रहा हूं कि मैं अभी यहां पे हूं ए, और उसके बाद ये हो गया हमारा सेकंड पोजीशन बी, ठीक है। और चलो इससे भी नीचे अगर किसी आप गहराई वाली खाई के अंदर जहां पे जाके बैठ जाते हैं, ये सी। मैं तीनों जगह पानी को बॉइल करने की कोशिश कर रहा हूं। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि चावल कहां जल्दी उबल जाते हैं, तो सेम क्वेश्चन है, अगर आपको ये आ गया वो भी आ गया।
तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि मान लेते चावल ही उबाल रहे हो आप, पानी को छोड़ो, और चावल बनाना है आपको, आप बना रहे हो, ये ग्राउंड लेवल है, ये हो गया माउंट एवरेस्ट, और ये हो गया कोई बहुत गहरी जगह, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ ये कोई ट्रफ है, कोई खाई गई है, ठीक है। अब बताना है पानी सबसे सॉरी चावल जो रहेंगे सबसे पहले कहाँ पे उगलेंगे, कहाँ उगलेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए मैं क्या बोलता हूँ कि हर एक बार आपको क्या करना है भाई, जब भी आप इसको हीट करना स्टार्ट करोगे तो इसके वेपर प्रेशर को आपको बढ़ाते जाना है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा उसके इक्वल कर देना है, ठीक है। वेपर प्रेशर आप वाटर लेके चल रहे हो, सेम वेसल के अंदर लेके चल रहे हो, तो वेपर प्रेशर उसका सेम रहेगा, आपको बढ़ाना स्टार्ट करना है। मान लेते हैं ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, तो यहाँ पे वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है भाई, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। अगर मैं माउंट एवरेस्ट की बात करता हूं तो देखो इतना वेपर, इतना जो एटमॉस्फेयर था, जो इस लेवल का बीच का जो एटमॉस्फेयर था, वो भी यहाँ पे प्रेशर लगा रहा था। क्या वो यहाँ पे भी प्रेशर लगाएगा? वो यहाँ तो प्रेशर नहीं लगाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेयर कम होगा, एटमॉस्फेयर कम होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होगा। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 0.98 atm है, कंप्लीटली 1 नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं गहराई की बात करता हूं तो यहाँ पे देखो और भी ज्यादा एटमॉस्फेयर आ गया, और भी ज्यादा एटमॉस्फेयर आ गया, वो और ज्यादा प्रेशर लगाएगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितना रहेगा, और ज्यादा रहेगा। मान लेते हैं और ज्यादा रहेगा, 1.02 atm कर दिया मैंने यहाँ पे, क्लियर। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको मिक्सचर मिला हुआ है, वाटर मिला हुआ है, चावल मिले हुए हैं, उनको आपको बॉईल करना, उनको हीट करना स्टार्ट करना, उनका वेपर प्रेशर कितना करना है, बाहर वाले प्रेशर के इक्वल करना है। सबसे पहले कहाँ पे उगलेगा आप बताओ, सबसे पहले उगलेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जैसे इसको बॉईल करना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, 0.98 पहुंचेगा, बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको 0.98 के बाद और भी हीट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लेके जाना है, और यहाँ पर और भी ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेपर प्रेशर जो है वो और भी ज्यादा आपको बढ़ा के 1.02 तक लेके जाना है। तो ये भी आंसर आपका हो जाना चाहिए कि अगर पूछा जाता है कि आपको भाई आप ट्रैकिंग करने के लिए जाते हो और वहां पे आपने मैगी बनानी स्टार्ट करी, और आप उस टाइम पे वीडियो कॉल कर रहे हो घर पे, और आपकी बहन जो है वो भी घर पे चावल बना रही है, वो भी मैगी बना रही है। इसकी मैगी जल्दी बन जाएगी, इसकी बनेगी, आपकी जल्दी बनेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे वेपर प्रेशर जो है वो कम रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रहेगा, तो आपकी मैगी जो रहेगी वो जल्दी बॉईल हो जाएगी, जल्दी बन जाएगी वो, ठीक है। बस मैगी बनानी आनी चाहिए। अगर आपको आती ही नहीं है तो फिर आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। क्लियर है ना? ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई वेपर प्रेशर के थ्रू हमने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ ली। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है, उस टाइम पे क्या बोलते हैं कि उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हमने अचीव कर लिया है। क्लियर? अब इस चीज को मैं एक ग्राफ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये मैंने ग्राफ बनाया, इसके वाई एक्सिस साथ यहाँ पे वेपर प्रेशर लेके चल रहा हूँ, ऊपर जाओगे वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, नीचे लेके चल रहे हैं टेम्परेचर, अगर आप राइट साइड में जाओगे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। अब मैं बात करता हूँ किसी भी प्योर सॉल्वेंट की, मान लेते हैं वाटर आप लेके चल रहे हो, तो वाटर का आप टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे वेपर प्रेशर उतना बढ़ता चला जाएगा। यही तो कर रहे थे बॉइलिंग के टाइम पे हम। तो ग्राफ जो रहता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो थोड़ा सा इस तरह से कर्व्ड होता है, और इस तरह का ग्राफ आ जाता है। ये किसका है? ये वाटर का है। मैं इसको सोलवेंट लिख के चल रहा हूँ, जनरलाइज केस बना के चल रहे हैं एग्जांपल के थ्रू। इसके बाद क्या करते हैं हम, उसके अंदर कुछ चावल ऐड कर दिए या कुछ भी आपने चीनी ही ऐड कर दी, और फिर पूछ लिया कि बताओ अब इसका वेपर प्रेशर पहले से ज्यादा होगा या कम होगा। तो आपको हर एक टेम्परेचर के ऊपर देख के चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप इस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो इस टेम्परेचर पे अगर सोलवेंट का वेपर प्रेशर इतना है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इससे कम होगा, ज्यादा होगा या इक्वल होगा। कैसे पता चलेगा? पहली वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी याद करो, क्या बोला था उसके अंदर कि जब भी किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करते हो तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। उसका नाम ही था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर? तो इसका मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो रहेगा इस टेम्परेचर पे कम रहेगा, और इस पे नहीं, हर एक टेम्परेचर के ऊपर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है। ये दूसरा जो कर्व आ रहा है ये किसका आ रहा है? ये आ रहा है सॉल्यूशन का। ठीक है। अब पूछा गया कि बताओ भाई यहां से बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन मिल रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे लेवल है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 1 atm क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई सॉल्वेंट के केस में अगर पूछा जाए तो सॉल्वेंट के केस में ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने डिग्री टेम्परेचर के ऊपर आ जाएगा? तो यहाँ पे देख लेते हैं, ग्राफ से पता चल जाएगा। इस टेम्परेचर के ऊपर, इस टेम्परेचर पे
सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो रहेगा उसका, तो उसको किससे डिनोट करते हैं, टी नोट बी से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी नोट बी। कोई दिक्कत इस चीज में? दूसरी चीज भाई, सॉल्यूशन भी का भी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके आसपास वो भी 1 atm ही है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितने टेम्परेचर पे आएगा, तो उसको भी आगे इस लाइन से मैच कर लेता हूं मैं और देख लेते हैं। इसका टेम्परेचर आ रहा है थोड़ा और बाद में, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा इंक्रीज होता है, ग्राफ इस तरह का रहता है, और इस टेम्परेचर को मैं टीबी, सिंपल टीबी से लिख लेता हूँ, बॉइलिंग टेम्परेचर से लिख लेता हूँ। क्लियर है? ठीक है, तो एक तो आपको ये ग्राफ पता हो जाना चाहिए, और यहां से ओवरऑल फिर देखा जाता है कि भाई हम बोल रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड करोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सॉल्वेंट बढ़ाओगे तो कम होता चला जाएगा। तो यहां से ओवरऑल ये चीज आती है कि अगर मैं पूछता हूं चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आया, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आया, कैसे निकालोगे, वो निकाला जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल से। अगर चेंज के बजाय पूछता हूं कि इंक्रीज कितना आया, तो इंक्रीज को लिए मैंने ई नहीं लगाया चेंज की वैल्यू में, तो यहां पे लिख लेता हूं इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आया। इंक्रीज के लिए क्या करेंगे, ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ज्यादा वाली वैल्यू कौन सी है, ज्यादा वाली वैल्यू है ये सॉल्यूशन का टी बी माइनस टी नोट बी, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। जो ज्यादा था उसमें से कम माइनस कर दिया, ये आ गया क्या हमारा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल टीबी, डेल टीबी बॉइलिंग टेम्परेचर के अंदर चेंज। ठीक है, तो यहां पे इस तरह फिर बताया जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो किस पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। यहां से जो कंसंट्रेशन टर्म हम यूज करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट को दिखाने के लिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर, डेल टीबी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मोलैलिटी के। किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो, मोलैलिटी के। इस केस में मोल फ्रैक्शन को नहीं लेके चल रहे हैं, किसको लेके चल रहे हैं, मोलैलिटी को लेके चल रहे हैं। तो डेल टीबी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। किसके इक्वल होगी, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी जितनी ज्यादा होती जाएगी, इसका मतलब सॉल्यूट जितना बढ़ाते जाओगे उसकी मोलैलिटी उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो मोलैलिटी जितनी ज्यादा होती जाएगी, ये डिफरेंस जो रहेगा ये भी और ज्यादा आता जाएगा। सॉल्वेंट जो रहेगा 100 डिग्री पे अगर बॉईल हो रहा है, तो अगर आपने सॉल्यूट डाला तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत सॉल्यूट डाला तो टेम्परेचर बढ़ के 102 हो गया, बॉइलिंग पॉइंट 102 हो गया। अगर आप और सॉल्यूट डाल रहे हो और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा सॉल्यूशन का। ठीक, तो ये चेंज जो रहेगा ये बढ़ता चला जाएगा। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया जाता है, तो यहां पे लिख दिया जाता है डेल टीबी इज इक्वल टू के बी। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, के बी, के कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और बी जो है वो इसलिए लिखा है कि यहाँ पर बॉइलिंग टेम्परेचर की बात हो रही थी तो वहां पर ये कांस्टेंट आया है। ठीक है, अब पूछा जाएगा भाई इसको क्या बोला जाए, तो केबी की वैल्यू क्या होती है, अगर इस फॉर्मूले से ही बनाना चाहूं तो वो बन जाती है डेल टीबी बाय एम। ये डेल चेंज जो है ये इंक्रीज है, एलिवेशन है, और केबी को इसलिए बोल दिया जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, एलिवेशन हो रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट था केबी, और मोलैलिटी हम यूज करके चल रहे हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। पूछा जाए बताओ भाई केबी क्या होता है, तो केबी होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। बोले डिफाइन करो इसको, तो डिफाइन कैसे करेंगे, अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 हो जाए, अगर डिनोमिनेटर 1 होगा तो ये तो खत्म ही हो गया मतलब। तो अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 हो जाए तो वहां पर चेंज या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को ही बोला जाता है केबी। केबी विल बी इक्वल टू डेल टीबी इफ मोलैलिटी इज इक्वल टू 1। क्या हम बोल सकते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन या और द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन। 1 मोलल सॉल्यूशन के अंदर चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आया उसी को बोलते हैं। क्लियर, इस डेफिनेशन को नोट करो, और अगर यूनिट पूछी जाए तो यूनिट लिख सकते हो ना आगे। यूनिट क्या रहेगा, अगर पूछता हूं कि केबी की यूनिट बताओ क्या होगी, तो ऊपर देखो टेम्परेचर है, टेम्परेचर किस में डिनोट किया जाता है, अगर मैं यूनिट लिखता हूं केबी की मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की, तो वो क्या आएगी, ऊपर तो आपको दिया हुआ है टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर यूनिट होगी केल्विन, सेल्सियस फॉर्मेट में लेके चलना है, केल्विन हो जाएगी, नीचे है मोल पर केजी, तो नीचे है मोल, तो इसका मतलब पर मोल, और केजी जो था वो पर केजी था, वो नीचे है तो ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। तो इसका मतलब केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है,
जो केल्विन होता है उसका के कैपिटल होता है, केजी का के जो रहता है वो स्मॉल रहता है, तो ये यूनिट हो जाएगी। डेफिनेशन यूनिट बता सकते हो इसकी। मोलैरिटी का फॉर्मूला भी आपको आता होगा, तो मोलैरिटी का अगर फॉर्मूला आता है तो आप ये इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल रहेंगे वो कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटा रहा हूं एक बार मैं। ओके, तो थर्ड जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है वो आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इनका मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना। तो जब भी आप किसी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्जांपल मैंने बता दिया है, पानी जो रहेगा 0 डिग्री में जम जाता है, लेकिन अगर दूध की बर्फ जमाना चाहते हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर और लो लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, और डिक्रीज हो जाता है और नीचे चला जाता है, निगेटिव में चला जाता है। क्लियर। इसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट को वेपर प्रेशर से कैसे रिलेट किया जाए, क्योंकि मैंने बोला है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज वेपर प्रेशर रिलेटेड है, तो कैसे रिलेट किया जाए। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आती है। क्या डेफिनेशन होती है, फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट सॉलिड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट दैट कंपाउंड इन लिक्विड स्टेट। यानी सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के अंदर जो वेपर प्रेशर जो रहता है जिस टेम्परेचर के ऊपर इक्वल हो जाता है उस टेम्परेचर को बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। अगर नहीं समझ में आया है तो इस ग्राफ से समझने की कोशिश करो। देखो मैंने क्या बोला है कि भाई अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता जाएगा, और जहां पर स्टेट चेंज होती है, स्टेट चेंज जहां पे होगी वहां पर इस कर्व के अंदर एक ब्रेक आएगा। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूअस नहीं चलती रहेगी, वो या तो ऊपर जाएगी एकदम से शार्प या फिर एकदम से नीचे आएगी। जहां पर स्टेट चेंज होगी वहां पे पहली चीज तो ये। जब आप किसी सॉल्वेंट को फ्रीज करना चाहते हो तो उसकी पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये कर्व बना दिया। अगर आप सॉल्यूशन भी लेके चलते हो तो सॉल्यूशन के जो आप टेम्परेचर क्या करते हो, आप उसको डिक्रीज कर रहे हो, तो एक्चुअल में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही फ्रीज होते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स बीच में ट्रैप होकर रह जाते हैं ओवरऑल सॉलिड के बीच में। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है इसलिए पता नहीं चलता। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब भी आप किसी भी लिक्विड को फ्रीज करना चाहते हो तो फ्रीज कौन होंगे, केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, फ्रीज होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे बोला है कि जब भाई किसी भी लिक्विड को आप फ्रीज करना चाह रहे हो तो पहले उसकी लिक्विड स्टेट रहेगी, पहले यहाँ पे क्या रहेगी, उसकी लिक्विड स्टेट रहेगी। और जब जिस टाइम के ऊपर इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है, अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात करता हूं, चलो सॉलिड स्टेट की बात कर ले, अलग ग्राफ बना रहा हूं, सॉलिड स्टेट का कर्व जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा। जो आप लिक्विड का सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे लिक्विड की ओर वो मूव होना स्टार्ट होगा, लेकिन लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल वाटर है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाकर वो कन्वर्ट होता है वाटर के अंदर। मैं -20 से -10 के बीच में टेम्परेचर को चेंज करा रहा हूँ, ये हो गया -20, ये हो गया -10, इनके बीच में मैंने टेम्परेचर चेंज कराया, रहेगा सॉलिड स्टेट के अंदर ही, रहेगा सॉलिड स्टेट में ही, लेकिन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो बहुत ज्यादा बढ़नी स्टार्ट होती है, वेपर प्रेशर जो रहता है वो बहुत कम रहता है, और उसके अंदर धीरे धीरे क्या आना स्टार्ट हो जाता है, कि इंक्रीज आना स्टार्ट हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। और जिस टाइम पर ये सॉलिड स्टेट थी, जिस टाइम पर ये सॉलिड का वेपर प्रेशर इस लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उस टेम्परेचर को बोल दिया जाएगा क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को ही क्या बोल दिया जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट बोल दिया जाता है। क्लियर है ये चीज। अगर मैं प्योर सॉल्वेंट की बात करता हूं तो प्योर सॉल्वेंट के लिए भी ऐसा ही ग्राफ आएगा, सॉल्यूशन की बात करता हूं तो उसके लिए भी ऐसा ही ग्राफ आएगा। सॉल्यूशन के अंदर भी जो वेपर प्रेशर जो बन रही है किसकी वजह से बन रही है, वो बन रही है किसकी वजह से, केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की वजह से। अब अगर प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट के अंदर कम रहता है। क्या मैं इसको इस तरह दिखा सकता हूं, सॉल्यूशन जो रहेगा उसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। यहां पे मैं लिख देता हूं सॉल्वेंट और यहां पे लिख देता हूं सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट। क्लियर। और अगर मैं बात करता हूं सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट के अंदर केवल और केवल किसके पार्टिकल्स फ्रीज हो रहे हैं, केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल फ्रीज होते हैं। तो ये जो लाइन रहेगी ये सॉल्वेंट के लिए तो है ही है, जब आप सॉल्यूशन की बात करोगे तब भी यही लाइन रहेगी इसके लिए। क्लियर। तो यहाँ पे मैं इस तरह इस ग्राफ को अगर आगे बढ़ाता हूँ सॉल्यूशन वाले ग्राफ को, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई ये लाइन यहाँ इस पॉइंट पे आके कट करेगी। ठीक है। अब सॉल्यूशन वाला कर्व अगर मैं देखता हूं तो ये लिक्विड स्टेट और ये सॉलिड स्टेट, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट रहेगा ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा। इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो देखो मैंने क्या बोला है कि भाई हमारे पास दो फ्रीजिंग पॉइंट आए हैं। ये वाला जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। इसको किससे डिनोट किया जाएगा, इसको डिनोट किया जाएगा T0 F से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं
ये हो गया टी नॉट एफ, टेम्परेचर हम यहाँ पे शो कर लेते हैं। इसके बाद ये जो पॉइंट है, ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, इसको मैं सिंपल टीएफ से लिख लेता हूं, ठीक है। कौन सा ज्यादा है इनमें से, टेम्परेचर तो इधर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है। और यही मैंने बोला है कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं या सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब अगर पूछा जाए कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, तो चेंज निकालने के लिए हम करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, है कि नहीं। लेकिन अगर पूछा जाए डिक्रीज या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ रहा है, यहाँ पे लिख देता हूं डिप्रेशन, DEPRESSION, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, कितना आ रहा है भाई, उसके लिए हम क्या करेंगे, ज्यादा में से कम को घटाएंगे। अगर हम बोल रहे हैं आपके पास 10 रुपए थे, पहले 5 रुपए मैंने ले लिए, तो डिक्रीज कितने का हुआ, कितने का डिक्रीज हुआ, 5 का डिक्रीज हुआ या -5 का डिक्रीज हुआ, 5 का डिक्रीज हुआ। आप क्या करते हो, हाइयर में से लोअर बताते, जब डिक्रीज ही पूछ लिया तो डिप्रेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाइयर वैल्यू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, लोअर वैल्यू, क्लियर है। और इसको किससे डिनोट करेंगे, जैसे पिछली बार क्या था, डेल लगाएंगे आगे और डेल टी एफ से इसको डिनोट कर देंगे। और अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर की कंडीशन सारे थे, उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये। यानी जितना ज्यादा सोल्यूट ऐड करते जाओगे आप, उतना क्या होता जाएगा अभी, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो इसकी वैल्यू नीचे आती जाएगी, ये डिफरेंस जो रहेगा, जो डिप्रेशन रहेगा वो बढ़ता चला जाएगा, क्लियर। तो हम बोल रहे हैं सोल्यूट के बढ़ाने से ये डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, तो ये वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन के अंदर फिर दोबारा हम कांस्टेंट लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेल टी एफ इज इक्वल टू के हो गया कांस्टेंट हमारा, डेल टी एफ इज इक्वल टू के क्या हो गया, के हो गया हमारा कांस्टेंट, इसको के एफ लिखेंगे क्योंकि अब की बार फ्रीजिंग के केस में पिछली बार डी बी लिखा था, और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। अब की बार के एफ को क्या बोलेंगे, के एफ का फॉर्मूला बना लेते हैं, के एफ हो जाएगा डेल टी एफ अपॉन एम। डेल टी एफ क्या है, डेल टी एफ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और नीचे एम क्या है, मोलैलिटी, तो के एफ को क्या लिखेंगे, के एफ होता है मोलल, MOLAL, पीछे एल है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, क्या नाम दिया हमने इसको, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, यूनिट इसकी भी वही होगी, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास ये दूसरी या तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो रहती है वो भी हो जाती है, क्लियर है। जो हमारे पास फॉर्मूले आए हैं, एक बार फॉर्मूले में फिर दोबारा रिवाइज करा देता हूं। फॉर्मूले हमारे पास 3 फॉर्मूले आ चुके हैं, 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर। पहली जो प्रॉपर्टी थी वो थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और वहां पे मैंने बोला था रिलेटिव लोअरिंग के लिए हम करते हैं पहले लोअरिंग, यानी इनिशियल जो हमारा प्रेशर रहता है वो ज्यादा रहता है, पी नोट जो प्रेशर रहता है वो ज्यादा रहता है, माइनस सॉल्यूशन अपॉन पी नोट, आप इसके नीचे ए भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सॉल्वेंट को डिनोट कर रहा है, इज इक्वल टू जाई बी। ये तो हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या आया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए वहां पे आया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल टीबी से डिनोट किया, इज इक्वल टू के बी एम, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। और तीसरा फॉर्मूला क्या आया है, तीसरा फॉर्मूला आया है डेल टी एफ, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इज इक्वल टू के एफ एम, ठीक है। तीनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जो हमारी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।